अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पेपर पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि फ़ाइनल टर्म का जो आपका पेपर है फॉल 2020 का उसमें कितनी टाइप के क्वेश्चंस आएंगे और आपने उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, उसमें कौन कौन सा सिलेबस इंक्लूडेड है। तो आपका जो पेपर है वो 50 मार्क्स का पेपर होगा और इस पेपर के 3 पार्ट्स जो है वो इंक्लूडेड होंगे। पहला पार्ट होगा एमसीक्यूज़ का, दूसरा पार्ट होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का और थर्ड पार्ट होगा लॉन्ग क्वेश्चंस का। तो सबसे पहला पार्ट आपका एमसीक्यूज़ का होगा। उसमें आपको डिफरेंट एमसीक्यूज़ दिए गए होंगे, 10 एमसीक्यूज़ होंगे। उसमें से आपने जो ऑप्शंस दी गई होंगी उसमें से आपने एक को करेक्ट करना है। एक से ज़्यादा अगर आप ऑप्शंस को टिक करेंगे तो वो रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी ऑप्शन को अगर आप टिक नहीं करते तो तब भी उसको रॉन्ग कंसीडर किया जाएगा। हम ये रिक्वायर करते हैं कि आप जो एमसीक्यूज़ का जो पार्ट है वो आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर ही अटेम्प्ट करना होगा और मेक श्योर कि आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर अपना नेम और रोल नंबर मेंशन करना होगा। अगर आप नेम और रोल नंबर मेंशन नहीं करेंगे तो हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा कि ये एमसीक्यूज़ किस स्टूडेंट को बिलोंग करते हैं, तो वो आपके 10 मार्क्स जो हैं वो आपके जो है वो ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए जब आपको एमसीक्यूज़ दिए जाएँ तो फ़ौरी तौर पे आपने अपना नेम और रोल नंबर जो है वो उसके ऊपर जो है वो फ़ौरी तौर पे लिख देना है ताकि आइडेंटिफिकेशन हो सके। तो एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करने का ये तरीका होता है कि सबसे पहले आप उन एमसीक्यूज़ को अटेम्प्ट करते हैं जो कि आपको 100% श्योर होता है कि ये एमसीक्यूज़ जो हैं वो करेक्ट हैं। फिर दूसरी टाइप के एमसीक्यूज़ वो होते हैं जिसमें आपको 50-50% चांसेस होते हैं कि जी ये करेक्ट है या नहीं है। तो थर्ड टाइप के वो एमसीक्यूज़ होते हैं जिनका बिल्कुल ही नहीं पता होता कि इसमें से कौन सी करेक्ट ऑप्शन है। तो जो मीडियम ऐसे एमसीक्यूज़ जिसकी ऑप्शन आपको 50-50% है तो आप उसको फ़ौरी तौर पे आंसर ना दें, आप थोड़ा सा टाइम ले लें और उसको दोबारा से जो है वो उसको रीड आउट करें। तो आपके जो 50% चांसेस हैं, जो प्रोबेबिलिटी आपको फ़ील हो रही है, तो वो प्रोबेबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। तो थर्ड टाइप के वो एमसीक्यूज़ होते हैं जिनका बिल्कुल ही नहीं पता होता कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो उसकी सबसे बेहतरीन टेक्निक ये होती है कि जो इनकरेक्ट ऑप्शंस होती हैं वो एक एक करके आप उसमें से एलिमिनेट करते जाते हैं। तो जब आप उसमें से एलिमिनेट करते जाते हैं तो ऑब्वियसली एंड पे जो आपकी ऑप्शन बचती है वो करेक्ट ऑप्शन होती है। तो थर्ड टाइप के जो एमसीक्यूज़ हैं जिसका बिल्कुल ही नहीं आपको अंदाज़ा, तो इस टेक्निक के थ्रू आप उसको भी जो है वो अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने एमसीक्यूज़ को अटैम्प्ट करना है। दूसरी टाइप के क्वेश्चन होंगे शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस का मतलब है कि जो है वो टू द पॉइंट आंसर जो है वो पूछा गया है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो उनके मार्क्स भी बहुत थोड़े होते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन है, राइट 3 एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स। तो इसमें अगर आप इसके मार्क्स देखें तो वो 3 मार्क्स का है। तो 3 मार्क्स का मतलब ये तो नहीं है कि आपने इसकी एक्सप्लेनेशन जो है वो 3 पेजेस की दे देनी है। तो अगर आप एक्सप्लेनेशन जो कि रिक्वायर ही नहीं है, इसमें एक्सप्लेनेशन तो रिक्वायर ही नहीं है, सिर्फ एग्जांपल्स जो है वो इसमें से मांगी गई हैं, पूछी गई हैं आपसे, तो आपने सिर्फ एग्जांपल्स ही मेंशन करनी है। अगर आप डिटेल देंगे तो वो यूज़लेस है। तो अब आप इस क्वेश्चन के मार्क्स से ही आपको पता लग जाता है कि ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है और टू द पॉइंट आपने आंसर देना है। जैसे टू द पॉइंट आंसर दिया हुआ है कि पहली एग्जांपल आ जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम्स, दूसरी आ जाती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स और तीसरी जो आपका आंसर है वो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं। तो अगर एक स्टूडेंट जो है वो लेट्स सपोज अगर वो 2 आंसर्स देता है तो 3 में से उसके 2 मार्क्स हैं, और अगर 3 के 3 एग्जांपल्स वो यहाँ पर कोड कर देता है तो उसके 3 मार्क्स होंगे। और अगर एक स्टूडेंट सिर्फ एक ही एग्जांपल यहाँ पर लिखता है तो ऑब्वियसली फिर उसके 1 मार्क जो है वो
जो है वो मार्क किया जाएगा। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन में ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ डेवलपिंग कस्टमाइज सॉफ्टवेयर्स। तो अब आप ये देखें, इस क्वेश्चन के जो मार्क्स हैं वो 6 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन चाहिए होगी, क्योंकि आपने इन 6 मार्क्स को जस्टिफाई करना है। तो इसकी अब आप ये देखें कि इसकी कुछ एडवांटेजेस ये हैं कि ईज़ियर टू कैरी आउट चेंजेस इन द सॉफ्टवेयर, के सॉफ्टवेयर के अंदर हमारे लिए आसानी होगी इसके अंदर तब्दीली करना। इफ़ इट इज़ डेवलप इन हाउस, तो अगर हम इन हाउस डेवलप करते हैं तो हमारे लिए आसानी होगी। तो ये एक पॉइंट हो गया। डेवलपिंग सॉफ्टवेयर इन हाउस मीन्स ए मेजर कमिटमेंट ऑफ द टाइम, मनी एंड रिसोर्सेज जो है वो हमारे सेव हो जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। इन हाउस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम नीड्स टू बी मेंटेन्ड एंड मैनेज। ये इसकी लिमिटेशंस में आ गया कि जो इन हाउस डेवलपमेंट अगर हम सॉफ्टवेयर की करते हैं तो हमें अपनी टीम के जो मेंबर्स हैं उनको जो है वो मोटिवेट करना पड़ेगा, उनकी सैलरीज़ देनी पड़ेंगी, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट करनी पड़ेगी। तो अब आप ये देखें 3 लाइंस में इन 6 मार्क्स को जो है वो जस्टिफाई कर दिया गया है। अगर एक स्टूडेंट सिर्फ एडवांटेजेस लिखता है तो ऑब्वियसली उसके 3 या 4 मार्क्स होंगे, लेकिन जब वो ये क्वेश्चन पेपर अटैम्प्ट करके घर में जाएगा तो वो अपने 6 मार्क्स जो है वो फुल जो है वो लगा लेगा, और जब 6 मार्क्स उसके नहीं आते उस क्वेश्चन में तो वो फील करता है कि टीचर ने जो है वो उसका पेपर सही चेक नहीं किया, जबकि जो रिक्वायरमेंट्स है उसको उसने मुकम्मल तौर पे फुलफ़िल नहीं किया। तो अगर जिन स्टूडेंट्स ने एडवांटेजेस और लिमिटेशंस पूरी लिखी हैं तो ऑब्वियसली उनके 6 मार्क्स होंगे। अब यहाँ पर भी एक क्वेश्चन आ जाता है कि ज़रूरी तो नहीं कि यही वर्डिंग हो, तो आप अपनी वर्डिंग में भी लिख सकते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग तो यही होनी चाहिए। अब आप अपनी वर्डिंग में भी लिखोगे तो इसको मोर और लेस थोड़ा सा ही चेंज कर सकते हो, इससे ज़्यादा चेंज नहीं कर सकते। प्रॉब्लम उस वक्त होती है जब स्टूडेंट को ने वो कॉन्सेप्ट किया नहीं होता और वो ट्राई कर रहा होता है कि किसी न किसी तरीके से तुक्का लग जाए, तो उस सूरत में वो अच्छे तरीके से कम्युनिकेट नहीं कर पाता। जबकि अगर एक स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट आता है और उसके पास वर्डिंग नहीं है, तब भी वो किसी न किसी तरीके से कुछ न कुछ वर्ड्स के थ्रू वो कम्युनिकेट ज़रूर कर देता है, आल्दो के उसके पूरे मार्क्स तो नहीं आते लेकिन मैक्सिमम मार्क्स आ जाते हैं। इसके अलावा आपके सामने एक लॉन्ग क्वेश्चन का भी जो है वो नज़र आ रहा है। तो लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे वो 25 मार्क्स के होंगे, और अगर आप शॉर्ट क्वेश्चंस देखें तो वो 15 मार्क्स के होंगे, और MCQs देखें तो 10 मार्क्स के होंगे। तो इस तरह आपके 50 मार्क्स का पेपर बन जाता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन का मतलब है कि आपने डिटेल से इंफॉर्मेशन देनी है। तो आपके सामने ये एक क्वेश्चन है, व्हाट इज़ टाइम शेयरिंग सिस्टम्स, एक्सप्लेन द प्रोसेस स्टेट विद द हेल्प ऑफ ए डायग्राम। तो अगर आप ये देखें तो इस क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ये है और दूसरा पार्ट ये है, और दूसरे पार्ट के अंदर ये रिक्वायर किया हुआ है कि आपने डायग्राम बनानी है। तो ऑब्वियसली अगर आप डायग्राम नहीं बनाएंगे तो आपके फुल मार्क्स नहीं होंगे। तो पहला जो पार्ट है उसके अगर हम इन 10 मार्क्स में से देखें तो 5 मार्क्स हैं पहले के, और दूसरा जो पार्ट है उसके भी 5 मार्क्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस सवाल को अगर आपने अटेम्प्ट करना है तो फिर 2 पार्ट्स में आप अटेम्प्ट करेंगे। पहले पार्ट में आप टाइम शेयरिंग सिस्टम के बारे में बताएंगे। कैसे बताएंगे? आप अपनी वर्डिंग में भी बता सकते हैं, लेकिन आप अपनी वर्डिंग को जब आप इस्तेमाल करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा चेंज तो नहीं होगी, थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। इन द टाइम शेयरिंग सिस्टम द यूज़र्स साइमल्टेनियसली interact with the system in a such way that each one feels that he or she is the sole user of the system। तो हमारे टाइम शेयरिंग सिस्टम्स जो है वो बेसिकली मल्टीपल यूज़र्स होते हैं जो कि एक सिस्टम को यूज़ कर रहे होते हैं, और हर यूज़र जो है वो ये फील कर रहा होता है कि
जो है वो वही सिस्टम को इस्तेमाल कर रहा है, जबकि इससे ज़्यादा लोग जो है वो इसको इस्तेमाल कर रहे होते हैं। यूज़र टर्मिनल्स कनेक्टेड टू द सेम कंप्यूटर साइमल्टेनियसली, तो मल्टीपल यूज़र्स जो है जो कि इसके साथ कनेक्ट हो रहे होते हैं, तो यूज़र टर्मिनल्स भी होते हैं जिसके थ्रू वो कनेक्ट हो रहे होते हैं। यूजेस मल्टी प्रोग्रामिंग विद स्पेशल CPU स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स, तो ये मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम को सपोर्ट करता है और इसके लिए फिर इसको डिफरेंट स्केजुलिंग एल्गोरिदम्स इस्तेमाल करने पड़ते हैं। शॉर्ट पीरियड ड्यूरिंग विच अ यूज़र प्रोसेस गेट्स टू यूज़ द CPU इज़ नोन एज द टाइम स्लॉट और क्वांटम। तो जब एक प्रोसेस जो है CPU को इस्तेमाल करता है और जितने टाइम के लिए इस्तेमाल करता है उसको टाइम स्लाइस कहते हैं या टाइम स्लॉट कहते हैं या उसको क्वांटम भी बोलते हैं। CPU is taken away from a running process when the allotted time slice expires, तो CPU से ले लिया जाता है जब उसका जो टाइम है वो कंप्लीट हो जाता है। तो अब आप ये देखें, ये आपके सामने जो है वो 5 पॉइंट्स हैं। तो अगर एक स्टूडेंट 5 पॉइंट्स लिखता है तो उसके जो पार्ट 1 में से जो नंबर आएंगे तो वो 5 नंबर आएंगे, 5 मार्क्स उसको दिए जाएंगे। और अगर वो इसकी एक्सप्लेनेशन कम देता है तो ऑब्वियसली उसके नंबर कम होंगे। तो स्टूडेंट तो 2 पॉइंट्स यहाँ से लिख के एक डायग्राम बना के तो वो घर जाके सारे नंबर मार्क्स वो लगा लेता है, तो इस तरह तो वो इनकरेक्ट होगा कि कम्प्लीटली उसने जो रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल नहीं किया। अब पार्ट 2 में डायग्राम बनानी है, तो ये आपके सामने ये एक डायग्राम है, फिर उस डायग्राम को आपने एक्सप्लेन भी करना होगा। जैसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, देयर आर 3 स्टेट्स इन अ प्रोसेस स्टेट ब्लॉक, रेडी स्टेट, रनिंग स्टेट, ब्लॉकिंग स्टेट। तो आप रेडी स्टेट का बता सकते हैं, रनिंग में क्या होता है, ब्लॉक हम क्यों करते हैं, टाइम स्लाइस किस तरह एलोकेट की जाती है। इसको आप अपने अगर वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देते हैं तो आपके ये फुल 5 मार्क्स होंगे। तो इस तरीके से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप इसको अटेम्प्ट करेंगे। आपके पेपर में जो सिलेबस इंक्लूडेड है वो है जी चैप्टर नंबर 10 है, जिसमें हमने कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को हमने पढ़ा था। इसके अलावा चैप्टर नंबर 14 है जिसमें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम्स को पढ़ा है। चैप्टर नंबर 17 है जिसमें हमने डाटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क्स को हमने जो है वो डिस्कस किया है। और चैप्टर नंबर 20 जो अभी रिसेंटली हमने कंप्लीट किया है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द कंप्यूटर्स। चूँकि आपके लॉन्ग क्वेश्चन में कई ऐसे क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें जो है वो रिक्वायर किया होगा कि आपने डायग्राम जो है वो इसमें मेंशन करनी है। तो फिर इसका मतलब ये होगा कि जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें जितनी भी डायग्राम्स हैं उसको एक दफ़ा आपको व्यू करना पड़ेगा और एक दफ़ा आपको अपनी कॉपियों के ऊपर जो है वो ड्रॉ करना पड़ेगा। आप अगर एक डायग्राम को अपनी कॉपी पे ड्रॉ कर लेते हैं 1 या 2 मरतबा तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगी पेपर के अंदर उसको ड्रॉ करना। लेकिन अगर आप ये अज्यूम करेंगे कि आप जो है इसको एक दफ़ा व्यू कर लिया है, अब आप इसको आसानी से ड्रॉ कर लेंगे, तो वो आपके लिए मुश्किल पैदा हो सकती है, क्योंकि एक दफ़ा आपके हाथ से ये जो है वो करना ज़रूरी है। इसके अलावा कई स्टूडेंट्स सिलेक्टेड स्टडी करते हैं। सिलेक्टेड स्टडी का मतलब ये है कि पहले 2 चैप्टर्स को बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। तो स्पेशली जो मैं पेपर डिज़ाइन करता हूँ तो वो 1 चैप्टर्स या 2 चैप्टरों में जो है वो इंक्लूडेड नहीं होता। अगर मैंने चैप्टर 4 पढ़ाए हैं तो 4 चैप्टर्स के अंदर वो सारे क्वेश्चंस डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। इसका पर्पज़ ये है कि एक स्टूडेंट जो है अगर वो A+ लेता है या 4 GPA लेता है, और एक स्टूडेंट है जिसने 3.5 GPA लिया है और एक स्टूडेंट है जिसने 2.5 GPA लिया है, तो तीनों स्टूडेंट्स में डिफरेंशिएट किया जा सके। क्योंकि अगर एक स्टूडेंट चारों चैप्टर्स पढ़ता है, सारे मेरे लेक्चर्स को जो है वो एक दफ़ा व्यू करता है और उसको सुनता है, तो उसके लिए फिर पेपर बहुत आसान हो जाता है। लेकिन जिन स्टूडेंट्स ने मेरे लेक्चर्स को जो है व्यू नहीं किया और उसको नहीं सुना, तो
तो उनके लिए फिर यही हो सकता है कि उन्होंने जो स्लाइड्स ली हैं, जो मटेरियल लिया है, डाउनलोड किया है, वो उनकी अपनी जो अंडरस्टैंडिंग बनी है सिर्फ़ और सिर्फ उन स्लाइड्स के थ्रू वो वही डिलीवर कर सकता है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो सारी चीज़ें उसी तरीके से डिलीवर कर दे जिस तरीके से उसने उसकी इंटरप्रिटेशन की है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक वीडियोस को जो है वो व्यू नहीं किया, तो वो जाके व्यू करें, क्योंकि उसमें मैंने डिटेल से सारी एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो इस तरीके से आपने जो है वो अपना पेपर अटैम्प्ट करना है। और ड्यूरिंग द पेपर आपने कन्वर्सेशन बहुत कम करनी है, और मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन का जो है वो मुज़ाहरा करेंगे। और आपका जो पेपर है वो सेल्फ़ एक्सप्लेनेटरी है, इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है। अगर आप उस पेपर को अच्छे तरीके से रीड आउट करेंगे तो आपको जो है हेल्प की ज़रूरत ही नहीं होगी। आप ख़ुद से ही आपको पता लग जाएगा कि क्वेश्चंस क्या किए जा रहे हैं और उसका पॉसिबल आंसर क्या होना चाहिए। तो अगेन जितने भी मैंने डायग्राम्स बनाई हैं उसको गो थ्रू करें, क्योंकि डायग्राम्स आपके जो है उसमें इंक्लूडेड हैं। होपफुली इस लेक्चर की मदद से आपकी काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आपने पेपर को किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।